अगर मैं बात करता हूँ आपसे पुराने लेक्चर की, यानी कि जिसमें हमने मल्टीलेयर वाइंडिंग को डिस्कस करा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कि क्लोज्ड वाइंडिंग और ओपन वाइंडिंग क्या होती है। देन मैंने आपको बताया था कि मल्टीलेयर वाइंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास स्लॉट फिक्स थे और मुझे कैपेसिटी बढ़ानी थी, रेटिंग बढ़ानी थी। देन हमने सीखा था कि किस तरीके से कॉइल स्लाइड्स या कॉइल साइड पर स्लॉट बढ़ने से टोटल कॉइल्स कैसे बढ़ेंगी और वो दिखेंगी कैसे। इसके बाद मैंने आपको 2 लर्निंग दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। और देन फाइनली मैंने आपको मल्टी लेयर एंड मल्टी लेवल दोनों को बताया, मल्टी लेयर एंड मल्टी टर्न वाइंडिंग को बताया था, कॉइल को बताया था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग टर्न्स को बढ़ा देते हैं कॉइल के अंदर, तो वो किस तरीके से दिखेंगे। ये सारी चीज़ें पुराने लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करी थी। फाइनली मैंने आपको एक 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। पहला क्वेश्चन था कि 2 लेयर ही क्यों, 3 और 4 क्यों नहीं? दूसरा क्वेश्चन था कि कनेक्शन पैटर्न कैसे होंगे? एंड देन फाइनली था कि क्यों हम लोग डीसी में मल्टी लेयर सुनने को मिलती है लेकिन एसी में नहीं। नाउ इन सारी चीज़ों का आंसर इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टी लेयर वाइंडिंग के पार्ट 2 के बारे में। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि 2 लेयर ही क्यों? तो ज़रा देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सिंगल लेयर वाइंडिंग रोटर की, तो वो कुछ इस तरीके से मेरे को दिखेगा, जिसके अंदर मुझे जो स्लॉट होगा उसकी डेप्थनेस थोड़ी-सी रखनी पड़ेगी और ये सिंगल लेयर रोटर वाइंडिंग मेरी तैयार हो जाएगी। नाउ लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डबल लेयर वाइंडिंग रोटर की, यानी कि एक ऐसा रोटर जिसके अंदर डबल वाइंडिंग होनी है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्लॉट की जो डेप्थनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सिंगल लेयर, ठीक? ओके, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 3 लेयर वाइंडिंग रोटर की, यानी कि जिसके अंदर 3 लेयर आएँगी, तो ऐसे केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा डेप्थनेस वाला स्लॉट चाहिए होगा, यानी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रोटर का पोर्शन जो है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्लॉट को बहुत गहरा बनाना पड़ेगा। तो ये 3 स्लॉट है मेरे पास। पहला वाला स्लॉट सिंगल लेयर के लिए, दूसरा वाला डबल लेयर के लिए और तीसरा वाला 3 लेयर के लिए, मतलब 3 लेयर के लिए अगर स्लॉट बना रहा हूँ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मैं लेयर का जैसे-जैसे लेयर का नंबर बढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे डेप्थनेस ऑफ स्लॉट बढ़ती जा रही है। नाउ अब इससे होगा क्या, जैसे-जैसे आप स्लॉट की डेप्थनेस बढ़ाओगे, वैसे-वैसे रोटर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नाउ इसको ज़रा देखते हैं ऐसा क्यों होगा? देखो, रोटर जो भी होता है आपका, वो किसी न किसी फेरोमैग्नेटिक या कह सकते हैं आयरन का बना होता है, अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के टर्म्स में बात करूँ, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ का बना होता है। लेकिन जब हम लोग उसके अंदर स्लॉट बनाते हैं, तो हम उतना आयरन उसके अंदर से हटा देते हैं खाँचा बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए, ठीक है? तो जितना ज़्यादा बड़ा खाँचा होगा या जितना ज़्यादा डेप्थ वाला स्लॉट होगा, उतना ज़्यादा आयरन मुझे हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आयरन को तुम हटाते चले जाओगे रोटर में से, तो वो वीक होता चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, रोटर की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। नाउ अगर मैं ध्यान से दूँ, अगर आपको ध्यान से आपको याद हो, तो हमने पुराने पुराने लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि लेयर क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो लेयर बढ़ाने का मेन मकसद था, हमें क्या करना था, कैपेसिटी बढ़ानी थी। यानी कि मुझे कैपेसिटी भी बढ़ानी है और जब हमने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लेयर बढ़ाना शुरू करी, तो स्ट्रेंथ भी डाउन होने लगी। यानी कि देयर इज़ अ फाइन बैलेंस, आपको एक फाइन बैलेंस मिलेगा। एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोज़िट हैं। अगर कैपेसिटी और स्ट्रेंथ की बात करी जाए, तो अगर कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो, तो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो इन दोनों के बीच का एक जो सबसे अच्छा और डेलिकेट बैलेंस देखने को मिलता है, वो मिलता है डबल लेयर वाइंडिंग में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लेयर वाइंडिंग, यानी कि अगर आप डीसी मशीन की बात करो, तो मैक्सिमम डीसी मशीन्स के अंदर डबल लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि डबल लेयर अगर हम बात करते हैं सिंगल लेयर की, तो सिंगल लेयर में कैपेसिटी कम है, स्ट्रेंथ लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन 3 लेयर पे चले जाओगे, तो वहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पर स्ट्रेंथ कम है। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम केस हम लोग अवॉइड करते हैं और जो फाइन बैलेंस मुझे मिलता है कि कैपेसिटी भी ज़्यादा हो और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा कम ना हो, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है डबल लेयर वाइंडिंग रोटर में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाला यानी कि बीच का रास्ता लेते हैं और डबल लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग क्यों 2 लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं डीसी मशीन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि कनेक्शन पैटर्न कैसे करेंगे? नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा देखते हैं। तो इसके लिए मैं 2 कॉइल लूँगा, एक है मेरे पास कॉइल ए और उसकी 2 कॉइल साइड हैं A1 एंड A2। इसी तरीके से कॉइल बी जिसकी 2 कॉइल साइड हैं B1 एंड B2, ठीक है? अब मेरे पास डबल लेयर वाइंडिंग मुझे करनी है। नाउ हमारे पास 2 स्लॉट हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कॉइल ए करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A1 कॉइल साइड को रख देंगे एक स्लॉट में एंड नेक्स्ट स्लॉट में A2 को हम रखेंगे नीचे। देखो, मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो अपर वाइंडिंग कहलाती है, कह सकते हैं लेयर 1, और नीचे वाली लेयर 2। तो देखो, कॉइल ए कैसे रखी जाएगी कि A1 रखा जाएगा अपर लेयर में और A2 रखा जाएगा लोअर लेयर में। नाउ अब हम लोग कॉइल बी को रखते हैं, तो B1 यहाँ रखा जाएगा एंड B2 हमने यहाँ पे रखा। तो आप देख सकते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके का एक क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि क्रॉस अरेंजमेंट। तो यही क्रॉस अरेंजमेंट का इस्तेमाल करा जाता है डबल लेयर वाइंडिंग में। जब भी आप डबल लेयर करते हो, तो हमेशा एक कॉइल साइड अगर ऊपर लेयर पे रखी गई है, तो उसका दूसरा कॉइल साइड जो होगा वो नीचे यानी कि डाउनवर्ड लेयर में रखा जाएगा, लोअर लेयर के अंदर रखा जाएगा, ठीक है? अब
ये ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करा जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो घर की चारपाई जब बुनी जाती है, वो भी इसी तरीके से क्रॉस अरेंजमेंट में बुनी जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चादर के जो थ्रेड्स होते हैं, आपकी जो शर्ट होती है उसके अंदर भी जो थ्रेड होते हैं वो क्रॉस अरेंजमेंट में बुने होते हैं। क्रॉस अरेंजमेंट में बुनने से क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक? तो इसीलिए क्या करते हैं, रोटर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक ना हो, यानी कि उसके अंदर जो वाइंडिंग की गई है वो एक दूसरे को टाइटली ग्रैब करके रखे, क्योंकि जब रोटर घूमता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो मशीन के अंदर से जो कंडक्टर्स हैं उनको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है। तो हमारा ये कोशिश रहती है कि जो हमने वाइंडिंग की है वो मैकेनिकली टाइट हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो इसके लिए क्रॉस अरेंजमेंट काफ़ी हेल्प करता है, ठीक? आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं, आपको अगर याद हो पुराने लेक्चर में तो मैंने आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया था लर्निंग में, कि ऊपर वाली लेयर में ऑड कॉइल साइड होंगी और नीचे वाली लेयर में इवन कॉइल साइड होंगी। देखो यहाँ पे क्या यही फॉलो हो रहा है। तो अब अगर बात करें कॉइल ए की, तो A1 आपका क्या है, ऊपर लेयर में। A1 मतलब ऑड हो गया, तो ऑड कहाँ जाएगा, ऊपर लेयर में। तो देखो A1 तुम्हें ऊपर लेयर में देखने को मिलेगा। A2 क्या है, A2 आपका इवन है, तो इवन कहाँ जाएगा, लोअर लेयर में। देखो आपको याद होगा, देखो बिल्कुल वही रूल फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि A1 हमने कहाँ लिया है, A1 यहाँ पे लिया है हमने, ये था A1 आपका। A1 क्योंकि आपका ये क्या है, ऑड है, ये ऑड है इसलिए कहाँ रहा है, अपर लेयर में। और A2 तुम्हारा इवन है इसलिए कहाँ है, लोअर लेयर में। नाउ हम बात कर लेते हैं B1 की। B1 क्या है आपका, ऑड है तो अपर लेयर में, और B2 क्या इवन है, तो देखो ये लोअर लेयर में। तो इसीलिए B2 तुम्हारा लोअर लेयर में आया है और B1 अपर लेयर में। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि अपर लेयर और लोअर लेयर में ऑड और इवन कॉइल साइड का क्या मतलब है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरीके से। इसीलिए क्या है कि देखो आप ध्यान से देखोगे तो A1 शुरू हुआ है ऊपर से स्लॉट 1 से, लेकिन सॉरी जो कॉइल B है वो हमने सेकंड स्लॉट से शुरू करी है, ताकि B1 को ऊपर रखा जा सके और क्रॉस अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये सिंपल सा नियम हमने जो बनाया था वो इसीलिए बनाया गया ताकि क्रॉस अरेंजमेंट कर सकें। इसीलिए जो ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर हमने सिंपल सा नोटिफिकेशन, ऑड कॉइल साइड ऊपर रखेंगे और इवन कॉइल साइड को नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्रॉस अरेंजमेंट बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से कनेक्ट करा जाता है डबल लेयर में। तो ये हो गया डबल लेयर का कनेक्शन पैटर्न। नाउ अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम लोग डीसी में क्यों प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ डबल लेयर या मल्टी लेयर वाइंडिंग की, तो बेसिकली क्या होता है, मल्टी लेयर वाइंडिंग क्या करती है, स्लॉट हार्मोनिक्स को जन्म देती हैं। नाउ स्लॉट हार्मोनिक्स कैसे दिखते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखता है स्लॉट हार्मोनिक्स, जिसमें एक फंडामेंटल होगा यानी कि जो डिजायर्ड होता है हमारे पास आइडियल वेव फॉर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं एक एक्चुअल वेव फॉर्म की, तो उसके अंदर कुछ स्लॉट हार्मोनिक्स आप देख रहे हो कि इस तरीके से पी की टाइप जो हार्मोनिक्स देखने को मिल रहे हैं। ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं, स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होते हैं, इन सबको किसी और लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस हम मल्टीलेयर वाइंडिंग पे रखते हैं। तो स्लॉट हार्मोनिक्स जो है ये इस तरीके के स्लॉट हार्मोनिक्स आपको देखने को मिलते हैं ना। अगर बात करूं मैं डीसी और एसी की, तो एसी के अंदर ये डिजायरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि एसी में हार्मोनिक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट काउंट करे जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, एसी के अंदर हम लोग मल्टीलेयर वाइंडिंग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर बात करता हूँ डीसी की, तो इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीसी में हार्मोनिक्स का कोई खास रोल नहीं होता है। तो इसलिए डीसी के अंदर हम लोग मल्टी लेयर वाइंडिंग को प्रेफर करते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था कि क्यों डीसी में प्रेफर करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि डीसी में इतना स्लॉट हार्मोनिक्स का हम पे इतना असर नहीं होता आउटपुट पे, लेकिन एसी में हार्मोनिक्स जो होते हैं वो डिजायरेबल नहीं होते। इसीलिए हम लोग एसी के अंदर मल्टी लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डीसी के केस के अंदर मल्टीलेयर वाइंडिंग को प्रेफर करेंगे। नाउ इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया। पहला क्वेश्चन कि भाई हम लोग क्यों आखिर स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होते हैं, इसको बारे में हमने देखा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था कि हम लोग 2 लेयर ही क्यों करते हैं, 1 और 3 क्यों नहीं, ये क्लियर करा। देन दूसरा पॉइंट हमने कि उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, एंड देन लास्ट तीसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस करा कि स्लॉट हार्मोनिक्स के बारे में हल्का सा बात करी, प्लस क्यों हम लोग डीसी में मशीन में यूज करते हैं अपना मल्टीलेयर वाइंडिंग को और एसी में यूज नहीं करते। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी ना। यहाँ पे मल्टीलेयर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप जितने लोगों को ये डाउट था, जितने लोगों ने मल्टीलेयर वाइंडिंग मेरे से पूछा था, मेरे से क्वेरी की थी, मेरे को मेल करे थे, उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं कि मुझे सर ये वाली प्रॉब्लम में डाउट है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।